हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपके चैनल पे जो खोलता है ज्ञान का ताला, क्योंकि आप देख रहे हैं विज्ञान पाठशाला। तो आज की क्लास में बहुत ही छोटी टॉपिक, लेकिन फिजिक्स के टर्म में बहुत ब्रॉड है ये चीज, उसकी बात करेंगे, दैट इज वेक्टर्स। तो आज की क्लास में हम जानेंगे वेक्टर्स के बारे में। तो देखिए, अभी तक अप टू क्लास 10th आपने जितने भी क्वांटिटीज देखे होंगे सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड आप ऐड करते होंगे, या फिर सिंपली आप मैथमेटिक्स में जब भी बात करते हैं क्वांटिटी की जोड़ना या घटाना, तो आप उसका सिर्फ स्केलर एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं। इसका मतलब है कि दो क्वांटिटी आपको दे दी, एक की वैल्यू मैंने बोली 4 है, एक की वैल्यू मैंने बोली 2 है। अब इसको ऐड करिए तो आप क्या बोलोगे, 4 + 2 = 6। इसे सब्सट्रैक्ट करिए तो आप क्या बोलोगे, 4 - 2 = 2। तो ये हो गया एडिशन, ये हो गया सब्सट्रैक्शन। ये है स्केलर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जहां पे सिर्फ आपको किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड पता हो। लेकिन क्या होगा अगर उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, यानी कि लाइक वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, फोर्स, ये सारे क्वांटिटीज को जब ऐड करने बोला जाए तो सिंपली आप ऐसे ऐड करके नहीं भाग सकते, यहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है, तो वेक्टर्स में हम देखेंगे इनका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इस लेक्चर में। ठीक है, सो टॉपिक क्या है हमारा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, बहुत ये आपका ये एक टाइप का मैथमेटिकल टूल है जो आपका बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इसलिए इसे थोड़ा सा हम डिराइव्ड फॉर्म में भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी बना करके यहां से कोशिश करेंगे टॉपिक को समझने की। ठीक है, तो देखिए, किसी भी वेक्टर को ऐड करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है आपका हेड एंड टेल मेथड, फिर एक होता है पैरेललोग्राम लॉ, फिर एक होता है ट्राइंगल लॉ। ठीक है, तो ये 3 तरीके से आप किसी भी वेक्टर को जोड़ सकते हैं, और माइनस भी करना हो तो ये लॉ लग जाएगा, थोड़ा सा बस चेंज होता है। ठीक है, और इसमें बता दूं, ये पैरेललोग्राम और ट्राइंगल, इसका जो फाइनल आंसर आएगा दोनों का सेम आएगा। ठीक है, लेकिन दोनों लॉज अलग अलग है। आज की लेक्चर में मैं पैरेललोग्राम के ऊपर थोड़ा सा लाइट डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, प्रकाश डालिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे, लाइक दिस। हिंदी में ऐसा ही होता है ना क्वेश्चन। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो आपको बता दो हेड एंड टेल मेथड क्या होता है। तो देखिए, वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, जैसे मैंने बोला ए कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेक्टर नेचर का है, तो इसके ऊपर ऐसा लगा देते हैं एरो। ठीक है, और मैंने आपको बताया था एरो में ये जो डंडी है वो क्या बताता है, वो बताता है मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो का साइन है, ठीक है, ये वाला, ये क्या बताता है, ये बताता है डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन गिव्स यू वेक्टर। ओके, अच्छा, अब इसका ये हेड एंड टेल मेथड क्या होता है। हेड एंड टेल मेथड का मतलब होता है कि एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ दीजिए। ठीक है, सपोज आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इन तीनों को आपको जोड़ना है। तो क्या करो, ये वेक्टर ए हो गया, इस वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी के टेल से ऐसा जोड़ दो। ठीक है, ये होता है टेल और ये होता है हेड। ठीक है, किसी भी वेक्टर का ये वाला जो आपका पोर्शन है इसे कहते हैं हेड, और ये वाला जो पोर्शन है ये, ठीक है, इसे कहते हैं टेल। तो मैंने क्या बोला, एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ दो। ठीक है, वैसे ही अगले के लिए भी एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ दो। ये हो गया वेक्टर बी
ये हो गया वेक्टर बी। लेकिन फाइनली क्या करना है ना, फाइनली आपको रिजल्टेंट निकालना हो कि इन तीनों की वैल्यू का रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर का टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से जोड़ दो, ऐसा। ठीक है, तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया रिजल्टेंट। ठीक है, अब ये क्या सिंपली ऐड हो जाएगा, r इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। सपोज इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 4, तो क्या ये 2 प्लस 3 आपका हो जाएगा 5 4 9, r की वैल्यू आ जाएगी 9? ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये जानने के लिए हम देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो इसमें देखिए यही आपका ट्राइंगल लॉ में भी कुछ ऐसे ही चीजें होंगी आपको। ठीक है, ऑल्दो वो ट्राइंगल के शेप में होगा इसलिए उसका नाम ट्राइंगल लॉ है। तो ट्राइंगल लॉ में भी आप देखेंगे कि एक हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड कर रहा है। तो अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन भी आता है इसका। आपके स्कूल एग्जामिनेशन, स्कूल बोर्ड में इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहां लगाना है, ये कैसे पहचानेंगे। तो देखो क्या होता है, एक ही पॉइंट से दो वेक्टर्स ओरिजिनेट होने चाहिए। ट्राइंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस यही है। ठीक है, क्या डिफरेंस है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से एक ही पॉइंट से दो वेक्टर्स ओरिजिनेट होते हैं कुछ एंगल पे। ठीक है, सपोज दिस वाज द फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, ये थोड़ा सा साइड में बना लेते हैं यहां। सपोज दिस इज आवर फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज आवर सेकेंड वेक्टर। तो यहां पे देखिए एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर्स ओरिजिनेट हुए हैं जो कि थीटा एंगल पे दोनों इंक्लाइंड है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, ये आपका सपोज कोई वेक्टर ए है, ये आपका सपोज कोई वेक्टर बी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा ना, वो रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों से बनने वाले पैरेललोग्राम का डायगोनल। तो इन दोनों वेक्टर से मिलकर के कोई एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। ये वेक्टर ए के पैरेलल एक लाइन यहां पे खींच लीजिए ऐसा, इस वेक्टर बी के पैरेलल यहां पे लाइन खींच लीजिए ऐसा। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम दिख रहा है, तो इस पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट होगा, सॉरी डायगोनल होगा, वही इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसको कुछ भी नेमिंग कर देते हैं, थोड़ा इसका सॉल्व करेंगे वैल्यूज थोड़ा। तो ये m हो गया, ये n हो गया, ये o हो गया, ये p हो गया। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको डायरेक्ट आपको मैं फॉर्मूला अभी बता देता हूं। ठीक है, तो रिजल्टेंट की जो वैल्यू आती है ना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इससे रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर में मोशन इन 1D में आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया था। ठीक है, जहां पे मैंने फॉर्मूला लिया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मैंने गलत बताया था, आगे बताता हूं थोड़ा। अभी एडिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस टाइप का जब कोई उससे भी वैसा ही वही क्वेश्चन आपको मैं फिर से करा दूंगा। ये टॉपिक पढ़ने के बाद तो ऐसे चुटकियों में बनाओगे वो क्वेश्चन आप। ठीक है, और वो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए हैं, बता दूं आपको। तो ये आएगा आपका रिजल्टेंट का वैल्यू, ये दोनों वेक्टर्स का। ठीक है, और इसका एक और क्वांटिटी निकालना होता है, ये वैल्यू अल्फा, यानी कि फर्स्ट वेक्टर के साथ इसका रिजल्टेंट कितने एंगल पे इंक्लाइंडेड है, यानी कि डायरेक्शन, सिंपल टर्म में कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है वो वैल्यू। तो ये मैग्नीट्यूड और अल्फा क्या है इसका,
डायरेक्शन यानी tan अल्फा, ये वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर आपको देखना है तो आपको मैं बता देता हूं, इसकी वैल्यू डायरेक्टली होती है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, ये एक वैल्यू और ये एक, ये मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन। ठीक है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। ठीक है, चाहो तो आप इसे रट्टा मार लो, एक तरीका। दूसरा तरीका है, समझो ये कहां से आया। ठीक है, तो इसका आप डेरिवेशन देखते हैं, कहां से ये वैल्यू आई। तो आपको देखिए निकालना क्या है, आपको निकालना है आर की वैल्यू। ठीक है, तो आर को निकालने के लिए मैं क्या करता हूं कि इस पॉइंट ओ से ना एक काम करता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। कहां पे? इस एमपी पे, जो कि ये यहां पे ऐसा एन कोई पॉइंट है वहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए एक अलग से मैं डायग्राम थोड़ा बना करके बता दूं। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा? अगर ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच के एंगल्स क्या होते हैं? थीटा होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। तो ये एंगल पूरा अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बिल्कुल होगा। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, तो अब कोशिश करते हैं आर की वैल्यू निकालने के लिए। तो देखिए अगर ये वैल्यू ए है तो क्या ये वैल्यू भी ए होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर ये वैल्यू बी है तो क्या ये वैल्यू भी बी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। लेकिन ये पी एन और ओ एन कितना है बताइए, ये कितना है? पी एन और ओ एन नहीं पता कितना है, तो निकाल लेते हैं। आ जाओ, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, यानी कि पी, एक सेकेंड ना, ट्राइंगल में आ जाइए, पी ओ क्यू, क्यू क्यू ले लो, इसे एन ले लिया, एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, एन तो यहां पे ले लिया था ना पहले से। तो पी ओ क्यू में अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी इस ट्राइंगल में? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है यहां पे? ओ क्यू, क्यू ओ या ओ क्यू एक ही बात है, अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है? पी ओ। तो मैंने क्या बोला था? ओ क्यू और पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो ये ओ क्यू और पी ओ क्या है? बी है ना, तो इसे क्या बी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से सिंपली मैं कह सकता हूं कि ओ क्यू की वैल्यू कितनी है? बी साइन थीटा। बोलिए, क्लियर है? ठीक है, चलिए अब कॉस थीटा की वैल्यू निकाल करके बताइए तो क्या होगा? तो कॉस थीटा सेम ट्रायंगल में, सेम ट्रायंगल, यही ट्रायंगल में कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि पी क्यू अपॉन पी ओ। ठीक है, तो ये हो गया पी क्यू पी क्यू पी क्यू, यही निकालना है। और पी ओ क्या होता है? बी। तो यहां से मैं बी को इस तरफ भेज दूं तो सिंपली कह सकता हूं कि पी क्यू बराबर क्या होता है? बी कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है? चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखियो ये जो वैल्यू मैंने निकाला बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा, ये डायरेक्टली आपने पढ़ा होगा क्लास 9 10th में रिजॉल्व कैसे करते हैं किसी भी फोर्स को या फिर किसी भी क्वांटिटी को जो कि कुछ एंगल पे लगा हो। सपोज ये फोर्स है जो कि थीटा एंगल पे एक्ट कर रहा था हॉरिजॉन्टल से, तो इस फोर्स का दो क्वांटिटी होगा। ठीक है, ये फोर्स जो है एक्स एक्सिस पे कुछ अपना इफेक्ट दिखा रहा होगा और वाई एक्सिस पे भी कुछ इफेक्ट अपना दिखा रहा होगा। ठीक है, तो सपोज ये एक्स एक्सिस पे एफ एक्स इफेक्ट दिखा रहा है और वाई एक्सिस पे ये एफ वाई इफेक्ट दिखा रहा है। तो इसका याद रखिए, थीटा के साथ जो होता है ना वो बन जाता है एफ कॉस थीटा, और इसके 90 पे जो होता है वो बन जाता है एफ साइन थीटा। ठीक है, रिजोल्यूशन में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या बोला? थीटा एंगल पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो थीटा के साथ होगा वो हमेशा कॉस होगा और उसका साइन कंपोनेंट क्या होगा? उसके 90 डिग्री। ठीक है,
तो इसी तरीके से तो ये भी था, ये बी था, ये थीटा था, तो बी कॉस थीटा, और इसके 90 डिग्री यानी ये इसके बराबर है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, बी साइन थीटा। देख लो, ओ क्यू बी साइन थीटा हो गया और पी क्यू बी कॉस थीटा हो गया। वही बात की हमने, ठीक है, यही चीज हमने प्रूफ किया। ठीक है, बात दिमाग में घुसी, भेजे में घुसी, घुसना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब निकालना क्या था हमको निकालना था ये आर की वैल्यू। ठीक है, तो आर की वैल्यू निकालना है, तो आ जाओ किसी ट्राइंगल को पकड़ लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल पकड़ ले, आर की वैल्यू निकालनी है ना, तो ट्राइंगल ले लो एम ओ क्यू। ठीक है, इन ट्राइंगल एम ओ क्यू, अगर इस ट्राइंगल में देखें तो ये क्या है आपका 90 डिग्री। अगर यहां पे पाइथागोरस लगा दें तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम क्यू स्क्वायर प्लस क्यू ओ स्क्वायर या ओ क्यू स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, आगे यहां पे कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा कर लेते हैं, कंटेंट है हमारे पास, जगह है। यहां पे वैल्यू डालिए, क्या वैल्यू हो जाएगी कि आर स्क्वायर बराबर एम क्यू। एम क्यू क्या है आपका, ए प्लस बी कॉस थीटा। ये क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर क्या है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करिए ना। आर चलो लिख लेते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है आप लोगों को। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन होगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो 2ab क्या हो जाएगा, 2ab कॉस थीटा। ठीक है, प्लस ये वाला, ये क्या है आपका, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से बी स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला टर्म 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सबको पता है 1 होता है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये वैल्यू किसकी आई, आर स्क्वायर की। दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा दो या स्क्वायर को इस तरफ भेजो तो रूट हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। देखिए ये था रिजल्ट, यही वैल्यू निकालनी थी, आ गया ये वैल्यू। ठीक है, क्लियर है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे जो करना चाहें, वरना बड़ी तेज अभी भागेंगे। चलिए तो मिटा दिया जाए, नोट डाउन कर लिए होंगे। अब मुझे ये तो मैग्नीट्यूड निकल करके आ गया। अब अगर आपसे पूछे कि इसका डायरेक्शन क्या है, रिजल्टेंट जो बन रहा है, तो इसका डायरेक्शन भी बता दो। ये कितने डिग्री पे है फर्स्ट वाले वेक्टर से, तो अल्फा डिग्री पे, तो आप क्या बोलोगे, टेन अल्फा निकाल लो। टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल में देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेन थीटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है, ओ क्यू अपॉन बेस, बेस क्या है आपका एम क्यू। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू ओ क्यू। ओ क्यू क्या था आपका, बी साइन थीटा, और एम क्यू क्या है आपका, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। लो ये डायरेक्शन भी आ गया। ठीक है, तो प्रूफ हो गया हमारा ये। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए इससे कुछ क्वेश्चंस भी देख लीजिए। देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बताऊं,
मान लीजिए ये वेक्टर है कोई, 10 न्यूटन इधर फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन इधर फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच चलो 60 डिग्री का एंगल है। तो बताइए इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकालना है तो फिर वही काम करना पड़ेगा, इसे पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करिए, और ये पैरेललोग्राम में कन्वर्ट होने के बाद जो इसका डायगोनल आएगा यही क्या है आपका रिजल्टेंट। तो यहाँ पे रिजल्टेंट की वैल्यू हमको पता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, कॉस यहाँ पे कितना है 60। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 36 प्लस 36 प्लस ये cos 60 कितना होता है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 36। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 36 यहाँ से कॉमन ले लोगे और ये 1 + 1 + 1 आ जाएगा आपका 3, तो 36 × 3 है ये। ठीक है, तो 36 का बाहर आएगा तो ये 6√3 आ जाएगा, ये आपका रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू अल्फा, tan अल्फा निकालना है। इसका वैल्यू क्या था b sin थीटा। ठीक है, तो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, तो ये 60 sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 अपॉन 6 + 6 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, तो ये आपका कैंसल हुआ, ये आपका कैंसल हुआ। ठीक है, या तो आप एक इसका और उच्चारण कर सकते थे, 6 कॉमन लेकर के काट देते, ये पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1/√3। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक, ये 6 ये 6 ये 6 कॉमन निकाल के काट दो, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा तो 1/√3। ठीक है, ये वैल्यू आती है। चलिए अब 1/√3 ये किसकी वैल्यू होती है 1/√3, ना 1/√3 नहीं, √3 आएगा ना, सॉरी √3 ऊपर में है, √3 आएगा। ठीक है, अब देखिए यानी कि वैल्यू आ गई आपकी tan अल्फा = √3। इसका मतलब है कि tan अल्फा बराबर √3 का tan 30 वैल्यू होता है, याद है √3 क्या होता है tan 30 होता है ना। ठीक है, याद है आपको, देख लीजिए। इसका मतलब है कि दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई 30 डिग्री। तो ये लो, डायरेक्शन भी मिल गया इसका और इसका मैग्नीट्यूड भी मिल गया। बड़ा सिंपल था, बहुत सिंपल है। ठीक है, क्लियर है। तो इससे एक कंक्लूजन निकला हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कंक्लूजन था कि अगर कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, ये 10 था, ये भी 10 था, ये 10, ये भी 10। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा ना वो इनके एकदम जस्ट बीच से निकलेगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा 30 होगा। ठीक है, और अरे ये 10 लिया ना, ये 6 क्यों ले लिया मैंने, ये 10² है, ये 10² है, ये 10 × 10 है, बड़ी गड़बड़ कर दी। 100 + 100 + 100 आएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा 100 × 3, तो ये आ जाएगा 10√3। ठीक है, वही तो गड़बड़ हो गई डायरेक्ट, क्योंकि इसका आंसर आता था 10√3। तो मैंने क्या बोला कि जो आपका डायरेक्शन होगा जस्ट इसका आधा कर देना। कब? जब ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हो तब। ठीक है, और अगर आपकी बात आती है मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड कोई भी एक, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा a√3 हमेशा। ठीक है, अगर मैंने बोला ये वेक्टर 50 है, ये वेक्टर 50 है, तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा 50√3। करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, आ रही है बात भेजे में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, मिटा लेते हैं अब इसे।
अब बात करते हैं वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन। वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन, तो चलिए ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं। तो आज की लेक्चर में सिर्फ हम यहीं पे बाइंड अप कर रहे हैं। वेक्टर का एडिशन हमने देखा, नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर का सब्सट्रैक्शन देखेंगे। ये एडिशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एडिशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका सब्सट्रैक्शन। यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगता है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो पहले हमने किया है वो सब्सट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।